अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एक्चुअली दिस इज़ कोर्स कंटेंट द एवोल्यूशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेटिक्स, जिसमें हम जस्ट अभी एवोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं और एवोल्यूशन में है थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। तो उनमें से वन ऑफ दोज थ्योरीज इज़ द लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो आज हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं एज ए मामूल के तौर पर, जैसे पहले भी ऐसे करते थे। तो लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एक्चुअली लेमार्क ने जो थ्योरी पेश की थी उस थ्योरी का सेकंड नाम है थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और वो जो लेमार्क था वो एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट था, ज़ूलॉजिस्ट था, और उसने जो अपनी थ्योरी पेश की थी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन नॉन एज लेमार्किज्म इन 1809 में उन्होंने अपनी थ्योरी पेश की थी, जिसे लेमार्किज्म के तौर पर जाना जाता है। तो एक्चुअली उसके 4 मेन पॉइंट्स थे, उस थ्योरी के 4 मेन लॉ थे, ऐसे समझ लो 4 मेन पॉइंट्स थे। ठीक है, पहला तो उसने कहा था इंटरनल अर्ज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सेकंड था एनवायरमेंटल चेंज एंड न्यू आइडियाज़, तीसरा था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, चौथा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 4 उसके मेन पॉइंट्स थे। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, एक्चुअली ये चीज़ आपको भी पता है। ठीक है, आप इतने बड़े माशाल्लाह ज़ूलॉजिस्ट हैं, ठीक है, हाई एजुकेशन लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो आपको पता है एज अ ज़ूलॉजिस्ट के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही जो ना कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं। तो एक्चुअली जो इन्वायरमेंट होता है वो इंसान को या एक ऑर्गेनिज्म को इस कंट्रोल करता है कि वो उसके यानी उसके अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स शो करे। मिसाल के तौर पर यानी इंसान क्या इन्वायरमेंट क्या करता है, इंसान को कंट्रोल करता है कि वो उसके मुताबिक खुद में तब्दीलियाँ लाए। मिसाल के तौर पर आप सर्दियों की बात करो, सर्दियों में इंसान क्या करता है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एनवायरनमेंट के मुताबिक ढल जाता है। सर्दियों में मोटे मोटे गर्म कपड़े पहनता है। ठीक है, अब एनवायरनमेंट है वो इंसान में तब्दीलियाँ ला रही है, और गर्मियों में आप पतले कपड़े पहनते हो। ठीक है, तो मतलब ये इन्वायरमेंट ही है जो क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म को इस तरह से बिहेव कर रहा है कि वो अपने अंदर तब्दीलियाँ लाए। आपको पता है प्लांट और एनिमल अपने साइज़ में भी ग्रो होते हैं। ठीक है, और ग्रो भी होते हैं और साइज़ में भी इंक्रीज़ करते हैं। तो बल्कि बॉडी का हर पार्ट, हर आर्गन क्या हो रहा होता है, साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा होता है। According to Lamarck, this increase in size is due to an urge and internal force of life. और लेमार्क ये कहता था ये जो इंक्रीज़ इन साइज़ है वो उस ऑर्गेनिज्म में जो इंटरनल फोर्स होती है, ठीक है, मतलब ये कि इंटरनल डिज़ायर जो होती हैं, ठीक है, उसके मुताबिक वो क्या हो रही होती हैं, राइज़ हो रही होती हैं, इंक्रीज़ इन साइज़ हो रही होती हैं। एंड ड्यू टू एन इनहेरिटेंट एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, और उस ऑर्गेनिज्म की इनहेरिटेंट एबिलिटी की वजह से भी, इनहेरेंट एबिलिटी की वजह से भी, ठीक है, मतलब ये कि विरासती खसूसियात है फ्राम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन की वजह से भी वो डेवलप हुई हैं। ऑन द अदर हैंड इट इज़ ड्यू टू डिज़ायर और सम काइंड ऑफ इंटरनल अर्ज, या ये दूसरी तरफ ये क्या है कि डिज़ायर है या किसी किस्म की अर्ज ख्वाहिश है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट चेंज एंड न्यू नीड्स, इन्वायरमेंट ऑलवेज रिमेन चेंजिंग। देखो इन्वायरमेंट है वो हर वक्त चेंज ही होता रहता है। अब इस चेंज इन्वायरमेंट की वजह से एक्चुअली न्यू हैबिट प्रोड्यूस होता है। अब उस न्यू हैबिट का ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, बॉडी इफेक्ट पे क्या होता है, डीप इफेक्ट होता है, बॉडी पे डीप इफेक्ट होता है। ठीक है, और फिजियोलॉजिकली भी वो इफेक्ट करता है और मॉर्फोलॉजिकली भी इफेक्ट करता है। उसके बाद देखो जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुई है तो ऑर्गेनिज्म में को जो ना चंद न्यू नीड्स डेवलप होती हैं, यानी उसे नई चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे वो नई चीज़ें अडॉप्ट करता है तो उससे उसके हैबिट में क्या आती है, तब्दीली आती है, यानी न्यू हैबिट डेवलप हो जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, उससे क्या हुआ है, ऑर्गेनिज्म में नई नीड्स बनी है, और उन नई नीड से उसकी क्या हुई है, हैबिट चेंज हुई है। And thus the change in environment brings about the development of new characteristics which result the structural modification behavior change in an organism. Actually यही जो environment में change आई है उससे organism में new characteristics develop हुई हैं, जिसकी वजह से उसके structures में तब्दीलियाँ आई हैं और उसकी जो behavior है उसमें तब्दीलियाँ आई हैं। यानी environment में जैसे तब्दीलियाँ आई थी, चेंजेस आए थी, उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ है, उसके बिहेवियर में तब्दीली आ गई है। ठीक है, और उसके जो स्ट्रक्चर हैं उसमें तब्दीलियाँ आ गई हैं। सो दैट वन ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड एक्वायर्ड एडाप्टिव फीचर्स टू कोऑपरेट विद न्यू एनवायरनमेंट। अब उसमें जो
एडाप्टिव फीचर्स जो है ना वो डेवलप हुई हैं ताकि वो उस न्यू एनवायरनमेंट के साथ खुद को को रिलेट कर सके, कोऑपरेट कर सके। तीसरा है यूज़ एंड डिसयूज़। एक्चुअली लेंथनिंग ऑफ फोर लैम्प एंड द लॉन्ग नेक ऑफ गिराफा इज़ ड्यू टू रिपीट ग्रेजिंग हैबिट। एक्चुअली जो गिराफा में लॉन्ग नेक है, ठीक है, उसका गर्दन इतना बड़ा क्यों होता है, ठीक है, या उसकी टांगें इतनी बड़ी क्यों होती हैं, ये किस वजह से, जस्ट ग्रेजिंग हैबिट की वजह से। एंड ग्रेजुअल लिमिटेशन ऑफ हर पॉपुलेशन टेंड टू फीडिंग ऑन लीव्स ऑफ ऑल ट्रीज बाय लेंथनिंग नेक। तो देखो अब जो ग्राउंड, ठीक है, हर पॉपुलेशन है उसकी यानी फूड की कमी हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, जो टाल ट्रीज़ के लीव्स थे, ठीक है, जो नाजुक नाजुक पत्ते थे, उनको खाना शुरू कर दिया, और इस वजह से उसका जो है ना नेक बड़ा हो गया क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। इसी तरह से द प्रेजेंस ऑफ वेजिटेबल लिम्स इन पैथॉन इंडिकेट्स द लॉस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लिम्स इन स्नेक। एक्चुअली पैथॉन एक स्नेक की तरह का एनिमल है, स्नेक ही है, तो इसमें कोई लिम्स नहीं होता, तो इससे मतलब ये उसे ज़रूरत ही नहीं थी, तो इस वजह से वो डेवलप नहीं हुआ। इसी तरह से अगर हम बात करें डिजनरेशन ऑफ आइज इन सेलेमेंडर्स एंड केव फिश प्रोटियस। एक्चुअली केव फिश और हम प्रोटियस या जो सेलेमेंडर की बात करें तो ऐसे एनिमल्स डार्क वाटर में, मतलब ये कि बहुत गहरे पानी में रहते हैं और वहाँ धूप अक्सर कम होती है। जैसे केव फिश मतलब ये कि गारों के नीचे जो पानी होता है उसमें जो फ़िश रहते हैं, ठीक है, एक्चुअली उस एक फ़िश है, हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उसका नाम है प्रोटियस एंजीनियस। ये एक्चुअली है एम्फीबियन लेकिन फ़िश की तरह का होता है, तो इस वजह से उसमें आइस बिल्कुल डिजनरेट हुई थी। और नियो लिमार्केस में हमने इसके पूरे यानी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको डिस्कस किया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जाके इसको देखें। उसके बाद जो है क्या है कि लाइटलीनेस एंड कवीनेस इज़ ड्यू टू रिडक्शन ऑफ फीचर्स एंड विंग्स। अब देखो कवी है, ठीक है, कवी को जो है ना परों की ज़रूरत नहीं थी जब वो न्यूजीलैंड में आई थी, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ जो इन्वायरमेंट है वो सेफ़ है, ना यहाँ कोई प्रेडेटर है, ना कोई हमें शिकार करने वाला है, हमें कोई ख़तरा नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने अपने जो पर थे, विंग्स थे, उनका इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। तो इस वजह से उनके पर हैं वो क्या हो गए, डिजनरेट हो गए। इसी तरह से आप एक्वेटिक बर्ड्स की बात करो, जैसा कि आप बतख की बात करो, डक की बात करो, डक, तो उसमें क्या हुआ है, जो फीट्स थे वो वेब्ड हो गई। जैसे कि इस इमेज में भी आपको नज़र आ रहा है, मैं पॉइंटर ही यूज़ कर लूँ, ये इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है उसकी वेब फीट है। तो एक्चुअली ये उसे क्या करने में हेल्पफुल होते हैं, तैरने में, क्योंकि वो पानी में अक्सर जाया करते थे, तो उनको ज़रूरत फील हुई और उन्होंने डेवलप कर लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेमार्ड नॉट माइंड, ठीक है। तो उसके बाद आप बाइसेप्स इन ब्लैक स्मिथ की बात करो, जैसे वो मुसलसल हथौड़ा यूज़ करता है, हथौड़ी या हथौड़ा जो कुछ भी यूज़ करता है, तो उससे क्या होता है कि उसके जो बाइसेप्स होते हैं, ठीक है, मसल्स, वो मोटे हो जाते हैं। तो उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ अपेंडिक्स एंड पोस्ट एनल टेल एंड ट्रेस ऑफ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इन मैन। ये आपको निक्टिटेटिंग में यहाँ मेम्ब्रेन शो हो रहा है, यहाँ एरो का निशान आपको शो हो रहा है, और ये देखो ये क्या है, अपेंडिक्स है, ठीक है। एक्चुअली ये वो चीज़ें जो एक एनिमल को ज़रूरत या इंसान को ज़रूरत नहीं थी, तो इस वजह से वो क्या हो गई, डिजनरेट हो गई, ठीक है। यहाँ भी वही निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन यहाँ भी शो हो रहा है। इसी तरह से रिडक्शन इन नंबर्स ऑफ पेटल्स एंड सिपल्स इन एंजियोस्पर्म में जो पेटल्स थे और सिपल्स थे, ठीक है, उनकी ज़रूरत नहीं हुई क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो इस वजह से बहुत कम हो गए। पहले वाले जो प्लांट्स थे उनमें पेटल्स, ये क्या है, सिपल्स हैं, और ऊपर वे पेटल्स हैं। इतनी ज़्यादा ज़रूरत पहले ज़माने में यानी पेटल्स थे, आपके ज़माने में इतनी ज़रूरत नहीं थे, तो वो क्या हो गए, डिजनरेट हो गए। इसी तरह से रिडक्शन एंड मॉडिफिकेशन इन नंबर ऑफ स्टेमन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ लेस नंबर्स ऑफ पोलन। देखो फिर क्या हुआ, इतने ज़्यादा स्टेमन्स या पोलेंस की ज़रूरत नहीं हुई, तो वो उनमें रिडक्शन आ गई और उनमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई नेक्स्ट जनरेशन में जाके। इसी तरह से आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स में स्पोर प्रोडक्शन नहीं होती, तो इस वजह से जो ना उसमें बहुत कम रिड्यूस इंट्रोडक्शन इन स्पोर्स इन ब्रायोफाइट। इसी तरह से लेस मोर्टेलिटी स्ट्रक्चर्स लाइक फ्लैजेला एंड द गेमेट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके गेमेट्स को इतनी ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत नहीं थी, तो वो क्या हो गया, लेस मोटाइल हो गया, मतलब उनके फ्लैजेला क्या हुआ, डेवलप नहीं है। इसी तरह से हम कोरिला की बात करें, यूनिसेलुलर अलगा है, इसमें जो फ्लैजेला वो लॉस हो गया क्योंकि विच इज़ प्रेजेंट इन ओनली इन क्लाइमेडोमोनास, जो कि क्लाइमेडोमोनास में मौजूद होता है। कोरिला यूनिसेलुलर अलगा है, इसमें जो इसकी डेवलपमेंट थी वो नहीं हुई, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं थी।
उसके बाद क्या हुआ, रिडक्शन इन नंबर ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है। अब ओव्यूल्स यानी सीड की जो कंसंट्रेशन है, सॉरी तादाद है, उसमें कमी आई है। इसी तरह से रिटेंशन ऑफ सिंगल वाइएबल ओव्यूल इन द ओवरीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स की जो ओवरीज थी उसमें सिंगल ओव्यूल यानी सिंगल सीड को रखा गया, ठीक है। बाकी जितने भी थे उनको रिमूव कर दिया गया, जस्ट सिंगल। तो ये सारे यानी उसके प्रूफ थे और यानी यूज़ ऑफ डिसयूज़ के बारे में। नेक्स्ट किसका है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट। एक्चुअली आपको पता है कि इन्वायरमेंट आया है, ठीक है। इन्वायरमेंट में जैसे तब्दीलियाँ आई हैं तो उससे न्यू एडाप्टिव फीचर्स, न्यू एडाप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एक एनिमल में डेवलप हुई हैं, और वो किस तरह से इंटरनल आज और थ्रू यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ एन आर्गन, ठीक है। आर्गन को यूज़ और डिसयूज़ करके या इंटरनल आज के ज़रिए उस इन्वायरमेंट ने बहुत सारे एडाप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर लिए, और जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्वायरमेंट में चेंज आई, ठीक है। सॉरी, इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से ही उन्होंने सारे ये चीज़ें न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुई, ठीक है। इंसान मिसाल के तौर पर आप सिंपल सीधा सा एग्जांपल है, सर्दियाँ थी, इंसान को ज़रूरत हुई कि मैं कंबल कुछ पहन लो, मोटे कपड़े पहन लो, तो उसने मोटे कपड़े पहन लिए, ठीक है। तो ये उसका थ्योरी है। The such characteristics are developed during the lifetime of an organism are called as acquired characteristics, ठीक है। अब ये जो characteristics हैं during lifetime of an organism develop हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा था, these are acquired characteristics। और उसके बाद दैट नॉट फाउंड इन इमीडिएट इंसेस्टर, और इसके जो आप अपने यानी इससे गुजरे हुए अपने आबाज दादा उनमें नहीं पाया जाता, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जो करेक्टरिस्टिक्स मेरे में है मेरे अब्बू में नहीं है, ठीक है। वो यानी इमीडिएट यानी जल्दी के जो अभी के जो इंसेस्टर हैं उनमें डेवलप नहीं है। मतलब ये कि अब मेरे बच्चों में ये करेक्टरिस्टिक्स आएंगी लेकिन मेरे बाप के बच्चों में नहीं आई थी, ठीक है। तो वो ये कह रहा है। उसके बाद लिमार्क वाज इन द बिलीव दैट कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर एक्वायर्ड बाय द पेरेंटल जनरेशंस कैन बी ट्रांसमिटेड टू द फीमेल जनरेशन इन द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। एक्चुअली लिमार्क ये बिलीव करता था कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन जो एक बाप के पास यानी बाप के पास जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बच्चे में डेवलप होती हैं, ठीक है। और किसकी प्रोसेस से, वो हेरिडिटरी की प्रोसेस है, यानी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो जीन के ज़रिए करेक्टरिस्टिक्स आगे जाती हैं उन्हीं के ज़रिए होता है। उसके बाद therefore acquired characteristics are inherited leading to the morphological and anatomical changes in species led to be involved। तो उसी स्पीशीज़ में एक्चुअली फिर एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल मतलब ये कि उसके स्ट्रक्चर में, उसके फॉर्म में और डिफरेंट आर्गन्स में क्या हुई हैं, तब्दीलियाँ आई हैं, ठीक है। और यही करेक्टरिस्टिक्स फिर क्या हुई हैं, नेक्स्ट जनरेशन में डेवलप हुई हैं और स्पीशीज़ में डेवलप हुई हैं। तो इस तरह से स्पीशीज़ इवॉल्व हुआ है, इसी तरह से स्पीशीज़ में एवोल्यूशन आई है। This Lamarckism believe that evolution taking place by the collective effect of environment on organism in relation to hereditary over a long period of time। तो लिमार्क यही बिलीव करता था कि ये जो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट है, कलेक्टिवली इन्वायरमेंट का जो इफ़ेक्ट है एक ऑर्गेनिज्म पे, उसकी वजह से क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। और यही जो करेक्टरिस्टिक्स हैं यानी जो चेंजेस हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म में उनकी वजह से जो कुछ डेवलप हुआ है, यही क्या होती हैं फिर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं। This view of Lamarck was supported by some experimental evidences। चंद experimental evidences के जरिए ये जो ना इसको सपोर्ट किया गया, जिसके बारे में हमने नियो लिमार्क के बारे में देखा था कि उन्होंने लिमार्केज में चंद मॉडिफिकेशन की और ताकि वो एक्सेप्टेबल हो, तो वो भी इसी के सपोर्ट में थी, इसी को सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर नहीं देखा तो आप जाके उस लेक्चर को विज़िट लाजमी करें। उसके बाद है क्रिटिसिज्म ऑफ लिमार्क। अब लिमार्क के जो यानी उनकी उस थ्योरी पर तनकीद जो वो कौन सी, तो पहली बात उन्होंने की थी टेंड टू इंक्रीज़ इन साइज़। इंसान ऑर्गेनिज्म जो चीज़ यूज़ करता है, ठीक है, किसी ऑर्गन यूज़ करता है वो अच्छी तरह से डेवलप होता है, ठीक है। इट टेंड टू इंक्रीज़ इन साइज़ हैज़ बीन नोटेड मैनी टाइम्स। अब बहुत दफ़ा जो है ना ये चीज़ जो ना उन्होंने नोटेड की है, ठीक है, सॉरी, ये चीज़ बहुत दफ़ा उन्होंने नोटेड की है, ठीक है, कि इंसान जब सोचता है तो उसके दिमाग में न्यू चीज़ें आती हैं। ये चीज़ सही है कि वक्त के साथ उसका दिमाग इंक्रीज़ हो रहा है, सोचने से वो उसका दिमाग बढ़ रहा है। तो क्या आपने अक्सर देखा होगा ना कि बाज़ औक़ात आप बहुत ज़्यादा आँखें यूज़ करते हो, ठीक है, पढ़ने के लिए, जो कुछ करने के लिए, तो आपकी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो फिर टेंड टू इंक्रीज़ इन साइज़ तो नहीं हुआ ना, पॉइंट गलत उसका हो गया। न्यू ऑर्गन्स डेवलप व्हेन ऑर्गेनिज्म फील देयर नीड इज़ आल्सो नॉट ट्रू।
अब देखो वो कह रहा है कि जब ऑर्गेनिज्म को आर्गन की ज़रूरत है तो उसने डेवलप कर लिया। लो जी, इसने कैसी बात कर दी। आप खुद ही जानते हो, ठीक है, कि आप हवा में उड़ना चाहते हो तो क्या आपके पर उगे? नहीं होगे ना। तो मतलब ये रॉन्ग आइडिया उसका। इफ़ वन ऑफ द पेरेंट बिकेम ब्लैंड और डीफ बिफोर प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, दे डू नॉट प्रोड्यूस ब्लैंड और बीफ और लैम ऑफ स्प्रिंग। देखो अब बाप अंधा है, ठीक है, काना है, या उसके हाथ नहीं है या पैर नहीं है, तो क्या बच्चे भी ऐसे प्रोड्यूस होंगे? ये भी तो उसका एक रॉन्ग आइडिया है। मल्टीलेशंस एंड बॉन्ड्स ऑफ पेरेंट्स डू नॉट अपीयर इन द ऑफस्प्रिंग। उसने कहा था कि जो चीज़ बाप में वही बच्चों में मुंतकिल होगी, तो क्या हाथ पे जो कट्स हैं, ठीक है, तो क्या ये भी बच्चों में ट्रांसफ़र होंगी? रॉन्ग आइडिया। परसीइंग ऑफ नोज एंड ईयर्स इन पाकिस्तानी वुमेन्स एंड सर्कमसीजन ऑफ पेनिस एंड ज्यूज़ एंड मुस्लिम्स आर ओल्ड एज कस्टम। देखो वो कह रहा है कि अब नाक औरतें जो है ना नाक की सिलाई करती हैं, कानों की सिलाई करती हैं, तो क्या ये इन्होंने एक दफ़ा जो कर दिया तो क्या उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से जो खतना करते हैं बच्चों का, ठीक है, मुसलमान और हिंदू, क्या ये भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगी? नो, दे हैव नो हेरिडेटरी इफेक्ट। इनका कोई विरासत पर असर नहीं होता। अब रेसलर है, उसके स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, ठीक है, बाप है ना, ठीक है, वो भी तो बाप बनता है, तो उसके स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, तो क्या उसके बच्चों में वही स्ट्रॉन्ग मसल डेवलप होंगे? नहीं होता ना। इसी तरह से एक्चुअली अगस्ट वेज़ीमैन है, ठीक है, उसने अपनी फेमस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, वाइट रेट्स आई थिंक उन्होंने यूज़ किए थे, वाइट रेट्स, ठीक है, उसकी 80 जनरेशन तक उसकी टेल को काटता रहा। टेल लेस बच्चे तो नहीं प्रोड्यूस हुए कभी भी, ठीक है। तो इसी तरह से एवन पेवलोव ने माइस को जो ना उन्होंने ट्रेन किया था ताकि जो ना वो फूड अपटेन कर सके, ठीक है। ट्रेंड माइस टू कम टू फूड ऑन द हियरिंग ऑफ बेल। सॉरी, ये माइस नहीं है, इधर डॉग है, ठीक है, इधर थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ जो ये ट्रेंड माइस नहीं है, उसने डॉग को ट्रेंड किया था एवन पेवलोव ने। सॉरी, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक आ गई है, ठीक है, इस पॉइंट को मद्देनज़र रखा जाए, गौर किया जाए, ठीक है। यहाँ ये माइस नहीं है, ये डॉग है, उन्होंने डॉग को ट्रेंड किया था बैल की बलबोते पे, ठीक है। तो उसने ये देखा कुत्ता जो सीख गया था वो नेक्स्ट जनरेशन में तो वो यानी डेवलप नहीं हुआ, उसको तो फिर दोबारा से ट्रेन करना पड़ा। मतलब उसकी जो ट्रेनिंग है वो नेक्स्ट जनरेशन में तो डेवलप नहीं हुई। उसके बाद थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। एक्चुअली ये थ्योरी है जिसने इस लेमार्किज्म के कमर तोड़ दी है, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक जो चीज़, ठीक है, यानी दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है जर्म सेल्स और दूसरा होता है जर्म सेल्स और जर्मोप्लाज्म या सोमेटिक प्लाज्म। जो जैसे बात कर लो जर्म सेल्स और सोमेटिक सेल्स होते हैं, वो कह रहा है जो चीज़ जर्म सेल को इफेक्ट करता है वही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। जर्म सेल मतलब उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, उनकी यानी जीन्स हो गई, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव चीज़ को जो चीज़ इफ़ेक्ट करेगा वही उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ठीक है। उसकी जीन्स में म्यूटेशन आ गई है, ठीक है, जो बच्चे से वालिदैन पे मुंतकिल होती हैं, अगर उनमें थोड़ी सी भी तब्दीली नज़र आए तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। मैं सिंपली यही कहता हूँ, जो चीज़ उनके हेरिडेशन पे, जो उनके जीन्स पे इफ़ेक्ट करे वही क्या होगा नेक्स्ट जनरेशन में, यानी उनकी करैक्टरिस्टिक्स जो जीन्स को में इफ़ेक्ट हुई हैं वही उनका असर नेक्स्ट जनरेशन में जाके होगा। तो ये थी क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्क, ठीक है। चलो हम लेमार्किज्म थ्योरी को थोड़ा सा जो ना रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली लेमार्क कहता था कि इंटरनल अर्ज, एनवायरमेंटल चेंज, ठीक है, न्यू नीड्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप होती हैं जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है, ठीक है। तो उससे चंद चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं करता, डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। और चंद ऐसे होते हैं जो इनकी ज़रूरत होती है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ आर्गन डेवलप होते हैं, ठीक है। और डिसयूज़ में वो क्या आर्गन डिसअपेयर हो जाते हैं क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं और इसी से ही फिर क्या होता है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ होता है।
फिर से मैं एक दफ़ा बात दोहरा देता हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस आती हैं तो उसमें इंटरनल अर्ज होता है, इंसान की ज़रूरियात होती है, तो उस वजह से क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरत होती हैं तो वो डेवलप होते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती तो वो क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। तो इस वजह से उसकी जनरेशन में यानी नेक्स्ट जनरेशन में ये करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती हैं और उससे न्यू स्पीशीज़ राइज होता है। दिस इज़ बेसिक एरिया ऑफ लिमार्किज्म, ठीक है। तो लगता है कि टॉपिक एंड हो चुका है। हाँ, वाकई एंड हो चुका है। तो अगर इसमें से अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो ठीक है, तब भी आप क्वेश्चन नीचे कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को कब तक देखेंगे, ठीक, कब देखेंगे कब नहीं देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, ये आप लोगों का ही चैनल है, ठीक है। आप लोगों ने ही अपनी, ऐसा समझो ये वीडियोज़ ही आपके लिए मेरे किस काम के, मैंने जो कुछ करना था मैंने कर दिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिए।